वो 5 करोड़ दिखता नहीं है ना, इसलिए 50 लाख छूटता नहीं है ना। देखो, गौर से देखो। भोगवाद में, पदार्थवाद में समस्या यही है कि बस वही देख पाते हो जो मटेरियल है। जो हम कहते हैं ना मटेरियलिज्म इज अ प्रॉब्लम, वो इसीलिए है कि जो कुछ भी नॉन मटेरियल होता है, सटल होता है, सूक्ष्म होता है, वो दिखाई देना बंद हो जाता है। प्रेम की क्या कीमत है, सोचना ही छोड़ देते हो। सत्य की क्या कीमत है, सोचना ही छोड़ देते हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि सत्य की कीमत लगाई जा सकती है, पर बहुत बड़ी कीमत है ये तो मानते हो ना। वो मानना भी छोड़ देते हो, कहते हो बस जो दिख रहा है मटेरियल है, भौतिक है, स्थूल है, उसकी कीमत है। नहीं, दूसरी चीजें उनकी बहुत बड़ी कीमत है। और कई बार वो कीमत इतनी सूक्ष्म भी नहीं होती। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आप तो जमीन के मसले में फंसे हो, जैसा आपने कहा कि जमीन के लफड़े होते हैं, गोलियां चल जाती हैं, भाई भाई लगे हुए हैं। जिन घरों में जबरदस्त मुकदमे चल रहे होते हैं, उन घरों के लड़के बच्चों का क्या होता है? उन घरों की आधी या कम से कम तिहाई जो आमदनी हो तो वकील के घर जा रही होती है। जा रही होती कि नहीं? 2-4 लोग टेंशन से बीमार हो गए होते हैं तो डॉक्टर को पैसा जा रहा होता है। बीच बीच में दूसरे पक्ष से मारपिटाई चलती रहती है, होली दिवाली, तो अस्पतालों में भी पैसा जा रहा है, चल रहा है ना। और माँ बाप का दिमाग लगातार इसी में लगा हुआ है कि मुकदमे में जमीन कब छीनेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश पे कोई ध्यान दे रहा है? इन सब चीजों की क्या कीमत है? ये तुमने मुकदमा जीत लिया और तुमने अपने बच्चे हार दिए, इसकी क्या कीमत है? बोलो, बोलो क्या कीमत है? अभी मैंने पढ़ा कहीं पर, हुआ था बड़ा दर्दनाक, बड़ा दुखद हादसा। कोई 16-17 साल का लड़का रहा होगा, उसने भारत का प्रतिनिधित्व तक कर रखा था ताइक्वांडो में किसी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में। जमीन जायदाद के झगड़ों के चलते उसके नात रिश्तेदारों ने आग उसकी गर्दन काट दी उस लड़के की। उसकी माँ उस बेचारे लड़के का सर अपनी गोद में रखकर घंटों तक बैठी हुई है, सन्न बिल्कुल, और उसकी फोटो आ रही है। और ये प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, ताइक्वांडो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है। और कितनी जमीन रही होगी, कितने पैसे मिल जाते हैं? छोड़ दो ना, छोड़ दो। कितनी बार बोलता हूँ, गीता का युद्ध जमीन के लिए नहीं हुआ था। लोगों को लगता है हस्तिनापुर के लिए हुआ था। गीता का युद्ध धर्म के लिए हुआ था। जमीन की बात होती तो कृष्ण खुद कहते छोड़ो जमीन में क्या रखा है। बात ये नहीं थी कि इन 5 लोगों की जमीन का हक मारा जाएगा, बात ये थी कि वो जो पूरी प्रजा थी, दुर्योधन राजा बन करके पूरी प्रजा ही भ्रष्ट कर देता, इसलिए युद्ध जरूरी था। मैंने इतनी बार बोला है कि जहां नुकसान बस व्यक्तिगत हो रहा हो वहां क्षमा, और जहां नुकसान समष्टिगत हो रहा हो वहां युद्ध। कभी आपका नुकसान हो रहा हो और आपको तय करना हो कि माफ कर दें कि लड़ जाएं, तो पूछिएगा, कहिएगा अगर नुकसान सिर्फ मेरा हो रहा है, उपेक्षा, झेल जाएंगे, कुछ नहीं, हम बादशाह हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर दिखाई दे कि ये जो आदमी है ये सिर्फ मेरा नुकसान नहीं कर रहा है, ये 100 और का नुकसान कर रहा है, तो भिड़ जाओ, तब मत छोड़ना। जमीन जायदाद के लफड़ों में तो हमेशा जो नुकसान होता है वो बिल्कुल व्यक्तिगत होता है। छोड़ दो यार, ले जाने दो जमीन। कायरता या पलायन की बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा तो देख पाओगे क्या कह रहा हूं। धर्म की बात कर रहा हूं, और अगर हिसाब समझते हो तो पूरे हिसाब की बात कर रहा हूं कि पूरा हिसाब लगाओगे तो पाओगे कि इसमें पढ़ने से अच्छा है अपना श्रम, अपना ध्यान, अपनी पूंजी किसी सार्थक दिशा में लगाई जाए। छोटी बातों की उपेक्षा करना सीखो। बिल्कुल भिड़ेंगे युद्धस्व, पर बड़े मुद्दों पर भिड़ेंगे। हर छोटी बात की उपेक्षा करते चलेंगे, जैसे शिशुपाल की 99 गालियों की उपेक्षा करी थी। 99 बार का छोड़ना क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, जा। दुर्योधन की भी तो उपेक्षा ही करते चले थे, अंत तक गए थे उसके पास संधि प्रस्ताव लेकर के कि ले ले भाई, थोड़ा सा जमीन दे दे, 5 गांव दे दे, हमें युद्ध नहीं करना, छोटी बात है, माफ किया, जाओ। हमारे लिए हर छोटी बात ऐसी हो जाती है कि अब इस पर अंगर का पांव जमा दिया है, युद्ध तो करेंगे ही करेंगे। पलायन नहीं है, सत्य और शांति के प्रति निष्ठा है। क्या हर छोटी चीज उतनी बड़ी है कि उसके लिए शांति बेच खाई जाए? बोलो ना। जब मैं पढ़ रहा था मैं तब भी सबैटिकल पर था सिविल सर्विसेज से, तो इस नाते वो मुझे यात्रा के लिए वारंट दिया करते थे। सरकार से मिलता था कि आप अगर कभी किसी सरकारी परिवहन से कहीं जाएंगे तो वो निःशुल्क आपकी यात्रा होगी। अच्छी बात है। तो ट्रेन में AC 2 टायर या फर्स्ट क्लास का ये लंबा चौड़ा वारंट, मुझे बस बताना होता था कि मुझे फलानी जगह जाना है, तो रेलवे का ही कोई कर्मचारी आकर के मेरी डोर में मुझे वो दे जाता था कि ये लीजिए, ये आपका है, आप इसमें जाइए। और वहाँ जाओ तो अफसर जैसी फिर वहाँ खिदमत भी होती थी, क्योंकि उनको पहले ही बता दिया जाता था कि इस ट्रेन में या इस कूपे में आज अफसर ट्रैवल कर रहे हैं। अब हैं स्टूडेंट ही, और अब UPSC वाले कर लिए हैं तो अफसर हो गए हैं। ठीक है, अच्छी बात। एक बार मैं वहाँ बैठा हुआ था, वो उस दिन वो AC 2 टायर का था। अब उसमें जाने बारात की पार्टी उस दिन भर गई थी, जाने कौन थे लगे हैं शोर मचाने में, और उनकी हंसी खुशी ये वो, कोई अहमदाबाद से चले थे, कोई गुजराती पार्टी थी, बच्चों का भी हल्ला हुल्लोड़ ये वो। तो वहाँ पर जो उस दिन कर्मचारी थे, TT वगैरह थे, उन्होंने खुद ही देखा कि यहाँ बैठे और ये सब चल रहा है, तो उन्होंने जाके चुप कराया। फिर मेरे सामने बेबसी से आके खड़े हो गए कि अब इनको कैसे बोले भाई, ये तो मैरिज पार्टी है, जो भी थी पुरानी बात, इनको कितना बोला जा सकता है, ये तो अपनी खुशी में है, जो भी खुशी होती है, तथाकथित खुशी, लोक खुशी। मैंने क्या पूछा? मैंने कहा ये अभी ये जो बोल रहे हो ये A1 का हाल है, A2 या A3 में कोई सीट खाली है? बोले नहीं, A2 A3 में नहीं है। मैंने कहा अच्छा, A2 A3 माने आपकी क्लास के डब्बे। मैंने कहा B1 B2 B3 देख के आओ। वो AC 3 टायर है, उसमें था। मैं कहा मैं जा रहा हूँ। बोले पर आप नीचे वाले डब्बे में क्यों जाओगे? मैंने कहा स्लीपर में मिल रहा होता मैं वहाँ भी चला जाता। मैं ये थोड़ी देखूंगा कि इसका टिकट 1600 का होता है और उसका 800 का होता है। मैं क्या देखूंगा? मैं अपनी शांति देखूंगा ना। 1600 वाले में अगर शांति नहीं मिल रही, 800 वाले मिल रही है, तो 800 वाला ज्यादा अच्छा है, मैं उसमें चला जाऊंगा। छोड़ा, छोड़ दिया। मुक्ति में ये बहुत बड़ी बाधा आती है। बंधन चूंकि अभी है तो उसका मूल्य पता चल जाता है ना। बंधन माने स्वार्थ, वो अभी है तभी तो बंधे हुए हो। वो प्रकट है, तथ्य है, वर्तमान है, अभी है, तो उसका मूल्य पता चल जाता है, तभी बंधे हुए हो। कितने का स्वार्थ है भाई? पर आजादी सिर्फ एक संभावना है, एक पोटेंशियल है, एक अपॉर्चुनिटी है।
वो अभी घटित, वो अभी फलित, वो भी साकार, वो भी फ्रक्टिफाई, वो भी मैनिफेस्ट नहीं हुई है। तो बिल्कुल दावे के साथ, गारंटी के साथ, निश्चित होकर नहीं कहा जा सकता कि उसका मूल्य, तो हम कहते हैं कि वो अनसर्टेन है, तो उसका मूल्य, बस। तो इसीलिए हम बंधनों में पड़े रह जाते हैं। कहते हैं ये तो पता है कि इसको छोड़ेंगे तो नुकसान कितना होगा, पर ये कोई स्टैम्प पेपर पे लिख के दे ही नहीं रहा है कि उधर जाएंगे तो लाभ कितना होगा। तो हमें बड़ा डर लगता है अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से, रिस्क से, खतरे से। हम कहते हैं अननोन हेल इज प्रेफरेबल, पूरा करो, टू एन अननोन हेवन। कहते हैं हेल है पर नोन है, तो ये प्रेफरेबल है। श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ये पता है कि ये जो है ये तो बंद होना चाहिए, जो अभी चल रहा है ये नहीं चलेगा, मुझे ये पता है, इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, और मुझे उसकी फिक्र करनी भी नहीं है। यही श्रद्धा है। तो श्रद्धा और निष्काम कर्म एक होते हैं बिल्कुल, जिसमें फिक्र नहीं करी जाती कि क्या मिलेगा, जिसमें कुछ पता नहीं होता कि आगत क्या है।